नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 23 जून 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, बहुत ही ज्यादा जा रहा है, वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में। ना, जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यस, इंडिया हैज रैंक 127th among 146 countries. Though it is not at all a matter of pride for us, but ये क्यों अच्छा अभी के कंटेक्स्ट में है, क्योंकि अगर आप देख लीजिएगा लास्ट ईयर से हम लोगों ने 8 प्लेसेस ऊपर में जंप मारा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। राइट नाउ, ये जो रिपोर्ट है रिलीज की जाती है बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और ये पहली बार रिलीज की गई थी 2006 में। राइट नाउ, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि मेजरली हाईलाइट क्या करती है, करंट स्टेटस क्या है दुनिया भर में अलग अलग कंट्रीज के बीच में जेंडर पैरिटी के रिलेटेड। जेंडर पैरिटी बोले तो क्या होता है, दैट एक मेल और फीमेल के बीच के जो डिफरेंसेस है ना, बहुत सेक्टर्स में गैप्स हम लोग को एग्जिस्ट करते हुए दिखता है। वो सैलरी देख लो, एक ही पोस्ट के लिए अगर एक मेल काम कर रहा है, यूजुअल केसेस में मैं बोल रहा हूं, आई एम नॉट पर्टिकुलराइजिंग द केस, राइट, आई एम जनरलाइजिंग द केसेस, दैट एक केसेस में जहां पे एक मेल और एक फीमेल काम कर रहा है तो देखा जा रहा है दैट यूजुअल केसेस में मेल का जो सैलरी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। राइट, नॉट ओनली दिस, इन वेरियस अदर सेक्टर्स दोस्त वी आर गोइंग टू डिस्कस। राइट, तो वहां पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया में ये जो गैप जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो गैप धीरे 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 कम हो रहा है, विच इज अगेन अ वेरी गुड इंडिकेशन। नाउ, यह अनडाउटेडली एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंडेक्स है जो कि ट्रैक करती है प्रोग्रेस ऑफ न्यूमरस कंट्रीज। सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज, अराउंड बोला ही है ना 146 कंट्रीज को ये ट्रैक कर रही है दुनिया भर में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पास्ट ईयर में अगर आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? यस, आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सिमिलरली इफ यू सी, इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन मेंस में भी आया था 2021 में, जीएस2 का ये क्वेश्चन है। क्लियरली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दैट कैन द विशियस साइकिल ऑफ gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explained with examples, जिसमें आप जेंडर गैप रिपोर्ट्स के जो आउटकम्स है उसको बिल्कुल यूज करते हैं सकते हैं टू फ्रेम योर आंसर्स। राइट नाउ, और भी एक क्वेश्चन आया था जिसके आधार पर मैं बतलाना चाहता हूं दैट जेंडर गैप रिपोर्ट के जो अपने सब इंडेक्सेस है ना, उन सबको भी हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। जैसे इसकी सब इंडेक्सेस क्या है, देखो सब इंडेक्स, पहला जो जेंडर गैप इंडेक्स का सब इंडेक्स है वो है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज में वुमेन को कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, कितना उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उसके मेल काउंटर पार्ट का कितना अपॉर्चुनिटी या फिर कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है। राइट, दूसरा educational attainment of male as well as female, right, health and survival of male as well as female, and political empowerment of male as well as female। ये सारे चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जो क्या ऑफ कोर्स जेंडर गैप इंडेक्स के सब इंडेक्सेस है। राइट नाउ, सब इंडेक्सेस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देख लीजिएगा पास्ट ईयर में 2019 में यूपीएससी ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये तो यूपीएससी एक इंडिकेशन देती है ना, देखो मैंने यहां से पूछ लिया, अब फ्यूचर में मैं यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। राइट, सो क्या हम लोग इसी के टर्म्स में, ऑफ कोर्स इसके सब इंडेक्सेस को हमें पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है आपने। राइट, एंड अगर हम लोग बात करें दैट स्टेटस क्या क्या है ओवरऑल साउथ एशिया या फिर इंडिया पर से का इन दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो रिपोर्ट है जेंडर गैप इंडेक्स का रिपोर्ट, तो उसमें कुछ कुछ ये रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपके जो मेंस आ रहे हैं उसमें एज अ फोल्डर पॉइंट भी आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, इंडिया हैज क्लोज्ड 64.3% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप। पहला पॉइंट, इंडिया ने अचीव किया जेंडर पैरिटी in enrollment in all level of education, whether that is primary level of education, higher or higher secondary level of education. Right, similarly India has 25.3% parity in political empowerment अगर देख लीजिएगा ओवरऑल, जिसमें 15% के आसपास जो एमपीज का नंबर्स है वुमेन्स में। राइट, वैसे ही अराउंड 117 कंट्रीज में देखा गया है, उसमें पाया गया है दैट लोकल गवर्नेंस सेक्टर में इंडिया का पार्टिसिपेशन अगर देख लोगे वो रफली बहुत ही अच्छा, मतलब ओवरऑल द बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज में कहीं ना कहीं इंडिया का भी नामांकन आ रहा है। बट वो कहां पर आ रहा है वुमेन्स का पार्टिसिपेशन में, लोकल गवर्नेंस में।
ठीक है। सो एनीवेज यस, दीज आर द सेक्टर्स वेयर इंडिया इज अनडाउटेडली इंप्रूविंग। नाउ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज का। हम लोग बात करेंगे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में, जिसके रिसेंटली न्यूज में था। और ये कहां पाया गया है? यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, जो कि ये वाला है रॉक पेंटिंग, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। राइट नाउ प्री हिस्टोरिक, जब मैं बोल रहा हूं ये वर्ड प्री हिस्टोरिक, व्हाट डू यू मीन बाय प्री हिस्टोरिक? देखो ऑफ कोर्स हिस्ट्री तो अभी मैं इन जनरल बोल रहा हूं, हिस्ट्री मतलब क्या? यस, हमारा पास्ट, राइट। प्री हिस्ट्री ये क्या होता है भाई? ये तो हिस्ट्री में ही आ जाना चाहिए। देखो क्या होता है ना, प्री हिस्ट्री मतलब वो पास्ट जहां पे हमारा कोई रिटन रिकॉर्ड्स एक्चुअली में कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। तो उस समय जो हमारे को चीजें अवेल हो रही थी, या फिर अभी जो हमें पता चलता है उन समय के बारे में, वहां के उस समय के दौरान किया गया रॉक पेंटिंग्स, वेरियस रॉक पेंटिंग्स जो थे, उनसे ही हमें क्लू मिलता है, राइट। तो यस, प्री हिस्टोरी अगर देख लीजिए, इट रेफर्स टू डिस्टेंट पास्ट वेयर देयर इज नो पेपर और लैंग्वेज एंड हेंस उस समय क्या होता था, पेंटिंग्स या फिर ड्राइंग्स ही किया जाता था ह्यूमन बींग्स के द्वारा उनके दिनचर्या या फिर उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। एंड दैट इज व्हाई वी गेट टू सी दिस नॉलेज। नाउ अगर आप देखोगे हिस्ट्री बुक, राइट, आर्ट एंड कल्चर का, तो सबसे पहला यूनिट में ही आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, वेयर यू विल सी दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द रॉक पेंटिंग्स वाज मेड इन द ईयर 1867 से 1868 के बीच। किस आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा? ये आर्कियोलॉजिस्ट का नाम भी आपने बिल्कुल याद रखना है, उनका नाम है आर्कीबोल्ड कार्लेल, ठीक है। सो इनके द्वारा बेसिकली ये किया गया था, माफ करिएगा प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो। एनीवेज, नाउ दिस इज अ चार्ट व्हिच आई एम गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ कोर्स पीडीएफ, और मैं चाहता हूं दैट इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए आप एंड मेक श्योर टू टेक अ गुड नोट ऑफ this chart, because this chart will eventually help you up in remembering the fact that what is the basic difference between upper paleolithic, mesolithic and mesolithic rock paintings, जो क्या ऑफ कोर्स इस सेक्टर्स में जो भी अलग अलग रीजन्स में पेंटिंग्स, प्रोमिनेंट लोकेशंस, कौन कौन से रीजन्स में ये मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स किस किस थीम्स में हमने इन रीजन्स में रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलता है। तो यस, उसके भी आपको नॉलेजेस बिल्कुल हो जाएंगे, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज। यहां पे हम लोग बात करेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। ना क्यों न्यूज में था, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक्सप्रेस किया है इंटेंट, किसके लिए भैया? चेंज करने के लिए। ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस होता है ना साहित्य अकादमी के रिलेटेड, वो नॉमिनेशन प्रोसेस कहा जा रहा था दैट अभी तक ये काफी ज्यादा ओपेक है, तो क्यों ना फ्यूचर में इसको चेंज किया जाए, राइट। इसीलिए इसको चेंज करने की यहां पर बात की यहां पर जा रही है, राइट। सो अब देखो ये जो है ना, ये साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में अगर देख लो कि एनुअली प्रोवाइड किया जाता है, राइट। एनुअली प्रोवाइड किया जाता है, और ये 22 जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, उन 22 लैंग्वेजेस में ही भी दिया जाता है, एंड साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेजेस में भी ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है, राइट। और हर एक लैंग्वेजेस में 4-4 अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो बताओ तो? हर एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना, पहली बात तो, और साथ ही साथ एक इनके लिटरेचर को एक रिवाइवल करने का एक इनडायरेक्ट जरिया है, आप बोल सकते हो। क्योंकि इफ पीपल आर लुकिंग ऑन टू फैक्ट दैट यस इसमें साहित्य अवार्ड मिल रहा है, तो लोग भी इस सेक्टर में अपने बुक्स पब्लिश करेंगे इन फ्यूचर, राइट। ऑथर्स जो है इस लैंग्वेजेस को रिवाइव करते रहेंगे, ये लैंग्वेजेस को लेट डाउन नहीं होने देंगे, राइट। तो यही सब चीज आप बोल सकते हैं ना। हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करने की बात की जा रही। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या, उसमें ओपेकनेस क्या है भैया? देखो उसमें जो ओपेकनेस ये है ना दैट ये सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? ये एक रिगोरस और कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक्सपर्ट्स का एक बॉडी गठन किया जाता है, और वो एक्सपर्ट जो है कॉन्फिडेंशियल रखते हैं इस प्रोसेस को, दैट हम लोग कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर सजेस्ट करता है 200 मेंबर को, और धीरे धीरे फेज वाइज, पहले 200 मेंबर सजेस्ट हो गया, उसके बाद सेकंड फेज में 50, उससे सेकंड फेज में 5, उससे सेकंड फेज में 1, समझ लो। तो फाइनली जो फेज था उसमें एक एक प्रोमिनेंट ऑथर जो उनको सेलेक्ट करके अल्टीमेटली वो हम लोग अवार्ड को प्रोवाइड करवाते हैं ना। चेंजेस इसमें क्या क्या प्रपोज किए गए वो समझना पड़ेगा हमको। यहां पे बोला जा रहा है क्यों ना ओपन एक नॉमिनेशन प्रोसेस हो जाए। ओपन नॉमिनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो चीजें काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। इससे जो है कोई आई मीन काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक ही हम बोल सकते हैं, राइट। वो चीज हो जाएगा, राइट। बट इसमें भी कंसर्न है। उसमें कंसर्न क्या है? दैट इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, राइट। तो एनीवेज दिस वाज देयर इन न्यूज़, दैट्स व्हाई वी शुड नो अबाउट इट।
नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है चाइना के रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने ब्लॉक किया है इंडिया का प्रपोजल एट यूनाइटेड नेशन, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी मच इन न्यूज, राइट। अब देखो क्या है ना, इंडिया ने प्रपोज किया था ऑफ कोर्स यूएस के साथ मिलकर, एक नाम है जिसका नाम है यू नो एक लश्कर तैयबा का ये टेररिस्ट है जिसका नाम है साजिद मीर। ठीक है, ये इंसान है साजिद मीर, कहा जाता है इनका जो है 2008 का जो टेररिस्ट अटैक था उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए यूएसए ने इंडिया के साथ में मिलकर ये प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस में दैट क्यों ना इसको भी ऑफ कोर्स हम लोग सैंक्शंस लाइक इस पे भी इंटरनेशनल सैंक्शंस जारी हो जाना चाहिए अंडर द रेजोल्यूशन 1267 के अंडर में, राइट। बट चाइना ने पहले पहले तो क्या किया, पहले इसको अपहोल्ड पहले होल्ड में रखा था, उसके बाद रिसेंटली ऑल टुगेदर इसने ये ब्लॉक ही कर दिया, राइट। तो चाइना ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल ये जुमला है कहीं ना कहीं। एनीवेज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इंडिया में डिसाइड किया है टू इंटीग्रेट द वुमेन हेल्पलाइन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स, राइट, अंडर विच मिशन, वन नेशन वन हेल्पलाइन मिशन। जैसे वन नेशन वन हेल्थ मिशन आपने देखा है ना, राइट, वैसे ही ये वन नेशन वन हेल्पलाइन मिशन में जिससे एक ही हेल्पलाइन में अगर आप कॉल करोगे तो यस you can put the grievances regarding women as well as you can put the grievances against any अगर बच्चे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, राइट। और वो कौन सा सर्विसेज में इंटीग्रेट किया जाएगा, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, दैट इज ERSS 112, राइट। नाउ ये जो चाइल्ड लाइन सर्विसेज है ना, ये प्रोवाइड करता है इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन इन क्राइसिस, राइट। और इसका सिग्निफिकेंस यही है दैट अनडाउटेडली सरकार को ओवरऑल हेल्प मिलेगा टू एडमिनिस्टर द रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंश्योर करेगा ये सीमलेस, जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो हो सके, जिससे कभी भी अगर कोई भी बच्चा या फिर इस टाइप के कोई भी बच्चे अगर प्रॉब्लम्स में हो, सो फॉरेन से फॉरेन उनके रिड्रेस, उसके इश्यूज को रिड्रेस किया जा सके। एनीवेज बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का, जहां पे हम लोग बात करेंगे मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी के रिलेटेड, राइट। मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, नाउ बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट डाइटरी डाइवर्सिटी के कारण हमें जो इंडिया में मैलन्यूट्रिशन के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी मच इन न्यूज। नाउ मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी जो है ये रिकमेंड किया गया था बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज एन स्टैंडर्ड सेट, है ना। कितने उम्र के बच्चों के लिए, जो 6 महीने से 23rd मंथ के बच्चे जो होता है ना, देखो 24 नहीं, 24 मतलब 2 इयर्स हो गया, समझ रहे हो। 6 महीने से जिनका बच्चों का उम्र 6 है, वहां से लेकर 23rd उम्र तक के बीच के बच्चों को जो है ना के लिए एक रिकमेंडेशन, स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किया गया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और बोला गया है दैट इन समय में जो है ना बच्चों को जो फूड की डाइवर्सिटी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। क्योंकि जितना डाइवर्स फूड मिलेगा उतना ही बच्चों का ओवरऑल फ्यूचर के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तो इसमें बोला गया दैट इट सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस डे और विद इन 24 आवर्स चिल्ड्रन शुड कंज्यूम फूड्स एंड बेवरेजेस फ्रॉम एटलीस्ट 5 ऑफ द 8 डिफाइंड फूड ग्रुप्स। कुछ फूड ग्रुप्स उसमें डिफाइन किया गया, ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट फूड ग्रुप्स, राइट। आपको उसमें पीएचडी तो नहीं करना है ना। मैक्सिमम आपको पूछेगा भी नहीं दैट बताओ भाई पहला फूड ग्रुप से कौन कौन सा फूड इंक्लूडेड है, नो सेरेलैक्स है या कुछ है, नो दे विल नॉट बी आस्किंग यू, राइट। हाँ, कुछ चीजें जो ऑलरेडी इसमें रिकमेंड की गई है जो क्या अनडाउटेडली चिल्ड्रन के न्यूट्रिएंट्स को और भी ज्यादा इनहांस करेगी, उसके बारे में हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। जैसे देख लो ये है ना, इसमें क्या बोला गया है, 8 फूड ग्रुप्स है ना। अब देखो इसके भीतर में भी और भी है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क है, ग्रेन प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स जैसे रूट्स, ट्यूबर्स, उसके बाद पल्सेस है, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क, इन्फेंट फॉर्मूला, योगर्ट, चीज, ये सब फ्लैश फूड्स है, विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट। सो दीज आर द बेसिक कैटेगरीज जो क्या ऑफ कोर्स आर देयर, बट यस हमें समझना पड़ेगा दैट इंडिया में क्या स्टेटस है। हम लोग जो बात कर रहे हैं मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी की, तो इंडिया में अगर देख लीजिएगा क्लियरली लिखा हुआ है सिग्निफिकेंटली लो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन ही है जो क्या ये मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी को इंश्योर करती है। मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ बच्चों को ही ये डाइवर्सिटी फूड मिलता है, राइट। तो इंडिया में वो सबसे कम है, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय नेपाल। इंडिया में ये 15% है, वहीं पर नेपाल में ये 34% है ना। जो क्या कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है दैट सजेस्ट कर रहा है दैट हाँ साउथ एशियन कंट्रीज जो है ये फार बिहाइंड
ट्रेल कर रही है, राइट ना। सवाल होता है दैट इसका जरूरत क्या है। ऑफ कोर्स जरूरत क्यों नहीं है भाई, माल न्यूट्रिशन इससे नहीं होगा। इससे जो बहुत सारे बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो काफी ज्यादा पुअर रहता है एट द लेटर स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ, वो चीज हम लोग इसको अरेस्ट किया जा सकता है। और अनडाउटेडली ये जो पुअर क्वालिटी डाइट जो अभी पहले 2 साल में जो बच्चों को मिल रहा है, उससे वी कैन sidetrack that, and of course we can provide better and better foods so that our upcoming generations could be I mean it will be helpful for our upcoming generations only. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन। क्यों न्यूज में था? क्योंकि यूएनडीपी और दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, राइट, ये दोनों जो है ना, दे हैव पार्टनर्ड इन ऑर्डर टू एम्पावर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, राइट। इन्होंने दोनों पार्टनर किया जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में कैसे एम्पावर किया जा सके। और ये इसका एम भी वही लिखा हुआ है, यस, एम्पावरिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जिससे वो अपना करियर को चूज कर सके। देखो एंटरप्रेन्योर्स मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में खुद से अगर कुछ नया कुछ करना चाहे, राइट, तो दैट इज काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बट वो एंटरप्रेन्योरशिप हम तब उसको बोलते हैं जब वो कुछ इकोनॉमी भी यूजुअली जनरेट करता है, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल सोसाइटी को के बेनिफिट के लिए होता है, राइट। सो इसमें कुछ कुछ सेक्टर्स यहां पे कवर किए गए, जैसे इट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन ऑफ कोर्स, जो क्या इन सेक्टर्स में अपना काम करना चाहती है, जैसे केयर इकोनॉमी, राइट, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड पैकेजिंग, ये सब कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर यूएनडीपी दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर उन लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, राइट। नाउ यूएनडीपी की अगर बात करें, यस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको फाउंड किया गया था 1965 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, राइट। सो ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टास्क ही दिया गया है विद हेल्पिंग कंट्रीज टू एलिमिनेट द पॉवर्टी, जिससे पॉवर्टी को ओवरऑल एलिमिनेट किया जा सके और अटेन किया जा सके सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट को। इनफैक्ट यूएनडीपी जो है ना, ये एम्फसाइज करती है इन डेवलपिंग लोकल कैपेसिटी टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में, एनसीजीक्यू, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2015 का जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें इसके बारे में बात बोली गई थी दैट 2015 तक हम लोग ये गोल का बनाएंगे, राइट। और क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है, तो यस, यू कैन यूज इट एज अ फोल्डर पॉइंट फॉर राइटिंग योर मेंस आंसर्स एज वेल, राइट। ओके, क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली जो बॉन कॉन्फ्रेंस जो कंक्लूड किया गया, उसने एक्सपोज कर दिया है फंडिंग गैप को टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें क्लियरली बोला गया है दैट अरे भाई 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में तो क्लियरली आर्टिकल 9 में लिखा ही हुआ था दैट हाँ, एक सेट किया जाएगा न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल को, है ना, जो क्या क्लाइमेट फाइनेंसिंग के रिलेटेड, मतलब इसी ये गोल ये रहेगा ना दैट हाँ, इतना अमाउंट को क्लाइमेट फाइनेंसिंग में प्रोवाइड किया जाएगा। वही गोल ऑफ कोर्स डिस्कशंस कैरी आउट की जाएगी, आंख बंद के तो नहीं बोलेगा ना हाँ 1 ट्रिलियन रुपया चलो दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। एक लॉजिकल आउटपुट निकाला जाएगा जिसके आधार पर ये किया जाएगा। सो ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, इसको टर्म किया जाता है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट गोल। क्यों? क्योंकि ये पुल अप करती है सीलिंग या फिर कमिटमेंट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, और साथ ही साथ ये सपोज किया जा रहा है दैट यस, इट विल एंकर द इवॉल्विंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज। समय के साथ साथ नीड्स इवॉल्व कर रहा है, प्रायोरिटीज इवॉल्व कर रहा है वेरियस कंट्रीज के, राइट। तो उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं इसके भी न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड गोल्स है, उसमें भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के रिलेटेड अगर सोचो, पहले अगर बोला गया $100 बिलियन दिया जाएगा, राइट, तो अभी शायद नीड्स आर मोर, राइट, तो प्रोबेबली 100 बिलियन की जगह 120 या फिर 130 या फिर 150 इस टाइप के पैसे दिए जाएंगे, समझ लो बात। तो समय के साथ साथ ये चीजें भी इवॉल्व की जाएंगी, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस की, चलो उसका एक बेसिक हम लोग फिर से रिवीजन भी कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया जेंडर गैप रिपोर्ट और 2023 जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, जिसको रिलीज किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है दैट ओवरऑल जेंडर गैप, जेंडर पैरिटी में कैसा इंडिया का पोजीशन है एज कंपेयर टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड। और ये रिपोर्ट अभी के समय में इसलिए ज्यादा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का रैंक 8th
रैंक जंप किया है, राइट। ओवरऑल अगर 146 कंट्रीज में देख लीजिएगा, प्रेजेंट रैंक इंडिया का 127th रैंक है, विच इज सेड टू बी अ वेरी गुड रैंक। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास्ट ईयर में क्वेश्चंस ऑलरेडी इससे हम लोगों को पूछे जा चुके हैं। इनफैक्ट अगर देख लीजिए कि इसके सब इंडाइसेस, उसके बारे में भी ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन आया था, बट इसके भी सब इंडाइस हम लोग को पता रहना पड़ेगा दैट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और ऐसे पॉलिटिकल इंपावरमेंट, दीज आर द सब इंडेक्स ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और हमारे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार के आउटकम्स है जो कि हमको पता रहना पड़ेगा दैट इंडिया ने क्लोज किया रफली अराउंड 64% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप, जिसमें हम लोगों ने जेंडर पैरिटी को भी अचीव किया इन एजुकेशनल अटेनमेंट। यही नहीं, बोला जा रहा है दैट वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर लोकल गवर्नेंस लेवल में देख लीजिएगा तो इंडिया जो है इट इज वन अमंग द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसमें अराउंड 44% पार्टिसिपेशन देखा गया अमंग 177 कंट्रीज। तो ये तो था पहला न्यूज। दूसरा हम लोगों ने बात किया था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में हमको देखने को मिला है, राइट। और हम लोगों ने बात भी किया था प्री हिस्टोरिक, ये प्री हिस्ट्री क्या होता है, हम लोगों ने इसको भी बात किया। और ऑफ कोर्स दीज स्लाइड्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इसका प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को चेंज करने जाने वाला है, क्योंकि ऐसा एलिगेशंस लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है काफी ज्यादा कम्बरसम और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियली इसको ओपेकनेस बना देता है, राइट। तो उसको ट्रांसपेरेंट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया चाइना ने ब्लॉक किया इंडिया का प्रपोजल, जिससे इंडिया और यूएसए दोनों मिलकर साजिद मीर को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देना चाहती थी। एनीवेज, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया वुमेन हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विसेज को इंटीग्रेट किया गया है टू अ सिंगल हेल्पलाइन नंबर। देन मिनिमम डायटरी डाइवर्सिटी के बारे में बात किया, जहां पर हम लोगों ने बोला इंडिया में ये काफी ज्यादा कम है। इनफैक्ट अगर साउथ एशिया में देखिए इंडिया और नेपाल का रैंक जो है काफी ज्यादा पुअर है, इसीलिए यस दोनों कंट्री इनफैक्ट को मिलकर काम करना चाहिए। क्या स्टेटस है इंडिया का, है ना, ओवरऑल नीड क्या है इस मिनिमम डायटरी डाइवर्सिटी का, वो सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। और WHO ने क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स दिया कि किस सेक्टर में हमें ऑफ कोर्स बच्चों को खाना पीना या फिर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना चाहिए, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने बात किया एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन के बारे में, राइट, दैट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर कैसे हम लोग वुमेन्स को एम्पावर कर रहे हैं, राइट। और फाइनली न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में बात किया, जो क्या ऑफ कोर्स एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में भी हम लोगों ने आज के सेशंस में यहाँ पर डिस्कस किया। आशा करता हूं दैट चीज आपको समझ में आई होंगी, एंड यस अगर समझ में आई होंगी देन यस यू कैन शेयर दिस ऑल वीडियोस विद अदर एस्पिरेंट्स whosoever are preparing for these kind of exam. So anyways guys, this was all about the discussion for today's session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।